जो भी चुनाव हुए हैं वो रद्द हो जाएंगे, जो शपथ की तैयारी हो रही है वो सब कुछ एकाएक रद्द हो जाएंगे? ये तो संभावनाएं तो पूरी ही बनी हुई है। 15,000 के आसपास कंप्लेंट्स जो है तो ईवीएम को इनरेगुलर्स लेकर के थी जो पेंडिंग है। हाँ। और उसको लेकर के मैं हमेशा आवाज़ उठाया हूँ। 3 दिसंबर से उठा रहा हूँ और इसको कल मैं चीफ कोर्ट में मेंशन कर रहा हूँ और कल देखिए कि क्या होता है। मैंने सीजीआई को भी इस चीज़ को इन्फॉर्म किया है, इन चीज़ों को लेकर बोल रहा हूँ। अब वो ईवीएम कैसे हैक करते हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं। प्रधानमंत्री की जगह पर चीफ इलेक्शन कमीशन की फ़ोटो लगा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर पा रहा है अपनी जगह पर। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देख लीजिए कि बैलेट पेपर पर ही चुनाव करा रही हैं। आप लोगों ने मध्य प्रदेश का पूरा आप लोगों ने डेटा देखा रहा होगा किस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिली थी, पर उसके बाद देखिए ईवीएम जैसे ही शुरू हुई है उसके बाद की स्थिति आप लोगों को सबको पता है। फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उसकी आपकी जो ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आपने अभी तक नहीं किया है, उसको लेकर के मेरा प्रश्न। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से ईवीएम लगातार चर्चे में बना हुआ है और ईवीएम का मुद्दा अब चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के ही वकील। इन्हीं से समझेंगे नरेंद्र मिश्रा। सर, क्या कहेंगे, क्या ईवीएम हैक हो सकता है इतनी आसानी से जितनी आसानी से बताया जा रहा है? आपको किसने बताया है कि ये बहुत आसानी से हो सकता है? हाँ। देखिए, ईवीएम नहीं कोई भी चीज़ है वो हैक की जा सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट्स नहीं है। हाँ। बस सिर्फ इतना है कि कौन कर सकता है और कौन करने में से मैं तो नहीं कर सकता ऑफिशियली, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बीबीसी ने जैसे न्यूज़ में लगाया है 2008, 9, 10 में कर रहे थे। बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे कि मैं हैक कर सकता हूँ और कोई भी मैन मेड डिवाइस है वो हैक हो सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सिर्फ ये है कि टेक्निकल बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है, समझदार होना ज़रूरी है। अब वो ईवीएम कैसे हैक करते हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार जो है तो जो नोटा में वोट जाते थे परसेंटेज शेयर उसका बिल्कुल घट गया है। ये भी एक शक के घेरे में आ गया है कि हो सकता है कुछ से इश्यूज हो रहा हो। कई बार आप लोगों ने देखा है इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे उनके भी वोट शेयर घट गए हैं, तो हो सकता है कि वो भी जा रहा हो, हैक हो रहा हो। बहुत सारे इश्यूज हैं और तरह तरह के प्रश्न भी आ रहे हैं दिमाग में। अब किसका क्या हो सकता है ये तो समय आएगा तो हम बात करेंगे इस पे। चुनाव आयोग भी साफ कहता है कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं हमें पुख्ता सबूत दीजिए इस चीज़ का, तब हम कुछ भी करेंगे। हमने आप लोगों के माध्यम से कई बार बोला है कि ईवीएम के बारे में उतना ही मुझे नॉलेज है जितना ही चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सैटेलाइट से कैसे इमेजेस खींच के और हमारे नीचे पहुंचा देते हैं। मून में चंद्रयान 3 का लैंड कर दिया गया, वो पूरा मिशन था। प्रधानमंत्री की जगह पर चीफ इलेक्शन कमीशन की फ़ोटो लगा देना चाहिए क्योंकि वो बहुत विस्तार से नॉलेज रखते हैं टेक्निकलिटीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी, पर मुझे उतना नहीं नॉलेज है। पर जो दुनिया की कंट्री इसको बैन करके रखी हैं या जो दुनिया की कंट्री सारी इसमें रोक लगा दी हैं, उनमें इनको भी रोकने की और इनको सोचने की मुझे नहीं लगता है कि 1 भी मिनट सोचना चाहिए। अब ये कई बार कहते हैं कि ईवीएम से मैं नहीं कराऊंगा तो मैं आधुनिक टेक्नोलॉजीज में नहीं हूँ। तो क्या अमेरिका से आप अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप कंट्री जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं तो क्या आपसे आधुनिकीकरण में वो कम है? कहीं आप अपना सारा रेट उठा के उनके आगे देख लीजिए किस लेवल में आप आते हैं। आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आधुनिकीकरण में आप आते हैं कि गैर आधुनिकीकरण में है, कि विकसित देशों में है, क्या विकसित देशों में है, कि अल्प विकसित देशों में है, किस कैटेगरी में आते हैं। आप अपना डेटा उठा के देख लीजिए। इसमें इलेक्शन कमीशन या कोई भी ऐसे व्यक्ति बात करे तो अच्छा नहीं लगता है सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों को ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है और ऐसा नहीं बोलने की ज़रूरत है। कोई भी मैन मेड थिंग्स जो भी है वो की जा सकती है। तो ये बैलेट पेपर की लगातार मांग हो रही है, उसके साथ एक समस्या और सवाल बताए जा रहे हैं कि बैलेट पेपर भी चोरी हो जाते, पेटी की पेटी चोरी हो जाती, बैलेट पेपर में भी धांधली बहुत बड़े स्तर से होती है, तो सुरक्षित तो वो भी नहीं है। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है ना, जिम्मेदारी है कि उसको सारी चीज़ों को करे वो। ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हम उस पेटी की रक्षा करें। या तो फिर आप जनता को कैंडिडेट को दे दो कि अब 20 दिन हम इनकैपेबल हैं, आप जो है तो सारे जितने भी कैंडिडेट हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट उनको बैठा लीजिए और सारे लोगों को बोल दीजिए कि आप लोग पहरेदारी करिए, तो वो अपने हिसाब से पहरेदारी कर लेंगे और जो पहरेदारी वो करेंगे उसमें फिर कोई हैकिंग नहीं होगी, वो सब आराम से कर लेंगे, पेटी नहीं चोरी हो पाएगी।
ये तो फिर कोई बहुत बड़ा इशू, इसका मतलब फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पोस्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं बचती है। भारत सरकार इतना पैसा खर्च करती है, कोई मतलब नहीं है फिर उसका। तो चुनाव आयोग काम नहीं कर पा रहा अपना। आपको क्या लग रहा है कि 15,000 कंप्लेंट पेंडिंग है? सोशल मीडिया से बहुत सारे वायरल हैं वीडियोस, कोड ऑफ कंडक्ट के कितने सारे मामले पेंडिंग हैं। आपको क्या लगता है? आप भी तो पढ़ी लिखी हैं। आपके माध्यम से पूरे देश की जनता से मैं पूछ रहा हूँ, पढ़े लिखे जनता से पूछना चाहता हूँ, या मान लीजिए नहीं भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत तो हर चीज़ों के बारे में आदमी जानता है, तो उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग बताइए कि इलेक्शन कमीशन प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या? मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ। 3 दिसंबर को रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के पहले ही मैं सारी चीज़ों को बोल रहा हूँ। क्या कर लिया है? जनता की कितनी आवाज़ सुन लिया इलेक्शन कमीशन ने, कि रूलिंग पार्टी ने सुन लिया है? ये सारी बातें सब कहने की है। इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर पा रहा है अपनी जगह पर। कुछ भी नहीं कर पा रहे, एक बड़ा आरोप है। बैलेट पेपर के साथ एक और चीज कही जाती है, वो कि खर्चे बढ़ जाएंगे। ईवीएम मशीन है, एक बार में मतलब आसान होता है चुनाव कराना, बैलेट पेपर से खर्चे बढ़ जाएंगे, ये थोड़ा सा आर्थिक तौर पर देखा जा रहा है। आपको बड़ी चिंता है कि आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान होगा। आपने देखा है अभी कि देश में नोटबंदी कर दी, कितने हजारों करोड़ रुपए देश के बर्बाद हो गए। 2000 की नोट बनाई गई, उसके बाद तुरंत मशीनों से 2000 की नोट को फिर से इकोनॉमी में चेंज कर दिया गया। एक नोट की कास्ट आपको पता है कितने रुपए थी? 10 रुपए के आसपास में पर नोट पर उसका कास्ट लगता था। आप लोग सारे लोग बताइए ना, पूरे देश में कितने बड़े लेवल पर लोगों का नुकसान हुआ है। निचली ज़मीन पर सब लोगों की इकोनॉमी ख़त्म हो गई, बेरोजगारी कितने लेवल पर बढ़ गई। आप लोगों को उसकी चिंता नहीं है। आप लोग इसकी ज़रूर चिंता करके रखे हैं कि ईवीएम में जो है तो बैलेट पर ज़्यादा पैसे लगेंगे और उसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा कम है। एक ईवीएम की प्राइस आपको पता है प्रिंटर की प्राइस क्या है? फिर आप लोग कैसे बोल देते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं? दूसरी चीज़, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देख लीजिए कि बैलेट पेपर पर ही चुनाव करा रही हैं। आप सारे लोगों को समझना चाहिए। ये भी एक दलील है कि, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर ईवीएम हैक हो रहा है तो फिर अगर इस पे आता है चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला, तो ये जो भी चुनाव हुए हैं वो रद्द हो जाएंगे। जो शपथ की तैयारी हो रही है वो सब कुछ एकाएक रद्द हो जाएंगे। ये तो संभावनाएं तो पूरी ही बनी हुई हैं। वो तो हमारे प्रेयर में ही सारी चीज़ें, ऑर्डर फॉर रिकॉल की, क्योंकि हम 3 दिसंबर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम आज से नहीं कर रहे हैं कि चुनाव के 10 दिन बाद हम आए, आपने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, तो आप ये बोल ही नहीं सकते हो। आप ये तो आप कहने के कोई आपके पास ये इसका वही नहीं है। पर ये है कि चुनाव 3 दिसंबर को जब हुआ है, रिपोर्ट कार्ड नहीं बांटे गए थे, तब से मैं मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ों को मैंने बोला है। पर इसके साथ में मैंने सीजीआई को भी इस चीज़ को इन्फॉर्म किया है। इन चीज़ों को लेकर बोल रहा हूँ। सीजीआई का क्या कहना है इस पे? आपने बताया इन्फॉर्म किया, तो उनका क्या रुख दिख रहा है? नहीं, अभी तो उसमें कोई स्पष्ट नहीं आया, नहीं तो आप ऑर्डर ही आ जाएगा, है ना? वो तो आने का आपका इंतजार है। यहाँ पर जो चुनाव रद्द होगा, फिर दोबारा से चुनाव, तो क्या वो जो चुनाव होगा वो ईवीएम के से हटाकर बैलेट पेपर से ही किया जाएगा? पहले तो हमारी प्रेयर है जो, उसके बारे में हम अभी विचार कर रहे हैं। इतना आगे का हमने अभी नहीं सोचा हुआ है। हमारा सिर्फ उद्देश्य अभी सिर्फ और सिर्फ कि जितने भी वोटर राइट्स हैं और वोटिंग के जितने राइट्स पब्लिक के दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पहले होनी चाहिए। उसके बाद का जो होगा वो सीजीआई खुद डायरेक्शन करेंगे। एक दलील ये भी दी जाती है सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि हमने अगर ईवीएम नहीं लाया तो हम क्यों हटा दें। क्या कहेंगे आप इसको, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको 2 चीज़ों को बोलना चाहता हूँ। जिस समय पर ईवीएम लाई गई और जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया था, वो इतने हायर लेवल पर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इतना सोचा था कि नहीं सोचा था मैं नहीं जानता हूँ। पर हर आप लोगों ने भी साइंस में पढ़ा होगा कि साइंस के कुछ अभिशाप भी हैं और कुछ उसके जो है तो वरदान भी हैं। तो वरदान में तो आप एक पक्ष को देख लिए, पर अभिशाप ज़्यादा है। इस समय पर डेमोक्रेसी पूरी खतरे पर है। सारे लोग उसको देख पा रहे हैं, आप भी उसमें सहमत हैं। आपको भी देखना चाहिए कि किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से पेंडेंसी है, सारी जनता कह रही है। आप लोगों ने मध्य प्रदेश का पूरा आप लोगों ने डेटा देखा रहा होगा किस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिली थी। पर उसके बाद देखिए ईवीएम जैसे ही शुरू हुई है, उसके बाद की स्थिति आप लोगों को सबको पता है। कहा जा रहा है कि हार गए तो हार का ठीक रहा, ईवीएम पे फोड़ा जा रहा है। मैं हारने का कहाँ ठीकरा फोड़ रहा हूँ, मैं तो कंप्लेंट्स की बात कर रहा हूँ। आप लोग हारने का ठीकरा क्यों लेके आते हैं बार बार? मैं एक कंप्लेंट की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि कंप्लेंट का आपने क्या किया है। फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उसकी आपकी जो ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, आपने अभी तक नहीं किया है। उसको लेकर के मेरा प्रश्न है। इस चुनाव आयोग पर आप भी सवाल कर रहे हैं, तमाम लोग भी सवाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सत्ता की गुलाम हो चुका है चुनाव आयोग और
चुनाव आयोग के जो चीफ हैं वो? मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उनको जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो पावर्स दिए गए हैं, उसका उन्होंने यूज नहीं किया है। गैर कानूनी तरीके से सारी चीज़ों को उन्होंने किया है। जो जनता को जो आर्टिकल्स में पावर्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसको उन्होंने पूरी तरीके से नहीं बढ़ाया है और पूरी तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को नहीं परफॉर्म किया है। हम यही कह रहे हैं। गैर कानूनी अगर जा रहे हैं, चुनाव आयोग जा रहा है, तो फिर वो किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होंगे ना। ये आपको मैं ये नहीं कह सकता कि इन्फ्लुएंस हो। गैर कानूनी होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि इन्फ्लुएंस होना होता है। उसका मतलब यह है कि किसी मतलब काम को आप नहीं कर रहे हो, किसी को करना चाहते हो, आपके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है जो आप कहना चाह रही हैं। इन्फ्लुएंस होने का मैंने नहीं बोला, सिर्फ पावर का मैंने बोला कि आपने पावर का यूज नहीं किया है और जनता का जो पावर है, जनता अपने पावर का यूज दिखाएगी। ईवीएम पर जो है अब तक कितनी जो है कंप्लेंट्स आ चुकी है और उस पर सुनवाई का थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। 15,000 के आसपास कंप्लेंट्स जो है ईवीएम को इरेगुलर्स लेकर के थी, जो पेंडिंग है। और उसको लेकर के मैं हमेशा आवाज़ उठाया हूँ। 3 दिसंबर से उठा रहा हूँ और इसको कल मैं चीफ कोर्ट में मेंशन कर रहा हूँ और कल देखिए कि क्या होता है बाकी। कल आप लोग इंतजार करिए, कल तक कल फैसले की घड़ी होगी। मेंशनिंग करूँगा मैं और मुझे उम्मीद है कि फैसले की घड़ी तो अब आई गई है अब, क्योंकि अब काफ़ी हो गया है आगे पीछे चीज़ें चलते चलते। अब उसको हम करेंगे उसको, ठीक। तो आप देख सकते हैं, आपने सुना किस तरीके से जो है चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है और कल जो है कल फैसले की घड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि कल जो है ईवीएम पर सुनवाई होगी और क्या कुछ रिजल्ट आता है वो देखना बनता है। और इस रिजल्ट के बाद अगर ईवीएम हैक हो सकता है, ऐसा कुछ आता है, तो क्या वो चुनाव जो हुए हैं वो रद्द हो जाएंगे और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ये सवाल बनता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।